लगेगा। और सर कुछ मेरे ख्याल से सर और ने अभी ज्वाइन करा है, बाकी तो हमने ओवरऑल क्लियर कर लिया है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। हाँ, मैं रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से। देखिए सर 43B H सब सेक्शन H 43B जो है सेक्शन 1983 में आया था। किसके लिए आया था? टू कर्ब द स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। लोग स्टैट्यूटरी पेमेंट पे ध्यान नहीं देते थे और कोई बात नहीं, कर देंगे कर देंगे कर देंगे, नोटिस तो आ रहा है, कर देंगे। तो सरकार ने क्या करा, 43B सेक्शन लाए कि भाई साहब इसको ऑन और बिफोर द फाइलिंग ऑफ द ITR भर दीजिए, नहीं तो हम इसकी डिडक्शन नहीं देंगे। ये 1983 में लिख दिया कानून में। धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए घटते गए बढ़ते गए घटते गए बढ़ते गए घटते गए, ऐसे चलता है। ठीक है, लेकिन 43B क्या कहता था? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। 139 एक में ड्यू डेट निकालते हैं हम, जहां हम अपनी डेट से पहले भर दें। क्लियर है भाई साहब? एक्चुअली तो उन्होंने कमाल कर दिया, इन्होंने ड्यू डेट वाला फंडा हटा दिया, उन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया एक्सेप्ट द क्लॉज H ऑफ एज स्टेटेड अबव, कि क्लॉज H के ऊपर ये ड्यू डेट वाला पंगा नहीं लगेगा। इसको तो आपको ड्यू डेट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर सर? ड्यू डेट कैसे निकलेगी? इफ देयर इज ए रिटन एग्रीमेंट 45 दिन और डेज स्पेसिफाइड इन द रिटन एग्रीमेंट विच एवर इज लोअर। आपने एग्रीमेंट करा, मैंने कि साहब मैं आपको 60 दिन में पैसे दे दूंगा, तो 45 दिन। मैंने बोला साहब मैं आपको 30 दिन में पैसे दे दूंगा, तो 30 दिन, विच एवर इज लोअर। ठीक है, इफ देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट 15 दिन। क्लियर सर? रिटन एग्रीमेंट क्या, उन्होंने रिटर्न नहीं लिखा, वर्ड एग्रीमेंट वर्ड यूज करा है। एग्रीमेंट कैसा होता है? क्या इनवॉइस एग्रीमेंट हो सकता है? चलो इनवॉइस से पहले आते हैं। 15 दिन जहां 45 दिन जहां 30 दिन कहां से कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पेमेंट ऑफ इनवॉइस से कुछ, डेट ऑफ इनवॉइस से कोई मतलब नहीं है। आपने डेट ऑफ इनवॉइस 20 दिन पर भी रखी है तो भी आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट देनी है, या 30 दिन या 45 दिन, जो भी हमारा बात हुई है। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। क्लियर? इफ यू हैव टू रेज ऑब्जेक्शन, डेफिशिएंसी आपको 15 दिन के अंदर बतानी है। अगर आपने डेफिशिएंसी 15 दिन के अंदर नहीं बताई तो 16वें दिन आपकी डेफिशिएंसी बताने की डेट भी खत्म हो जाती है। तो अगर हम डेफिशिएंसी 15 दिन के अंदर बता देते हैं कि साहब ये फोन दिया था आपने, मेरे को चश्मा बेचा था साहब, इसमें ना यहाँ क्रैक्स हैं, तो कोई बात नहीं भाई साहब ठीक कर जाते हैं। मैंने चौथे दिन बोल दिया, वो से 10 दिन बाद आया और उसको ठीक कर दिया, तो जिस दिन उसने ठीक कर दिया that will be the date of actual delivery of goods. So that means objection भी हमारा रिटर्न में होना जरूरी है, क्योंकि ओरल में गवर्नमेंट मान नहीं, ओरल क्या है, रिटर्न ही करना है ऑब्जेक्शन। एग्रीमेंट ओरल, सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई भी एग्रीमेंट अगर रिटर्न में नहीं है और आपने ओरल में भी करा था तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए एग्रीमेंट। तो मुकर जाएंगे सर, सामने वाला सर ऐसा नहीं होता था मुकर जाएंगे आपको। जब प्रैक्टिकल इम्पैक्ट तो इसी चीज का है कि रिटर्न होगा तभी हम वैलिड कर पाएंगे ना कुछ चीज। लेकिन क्या डेट इनवॉइस रिटन एग्रीमेंट है मेरा? इनवॉइस रिटन एग्रीमेंट है? यस इट कैन बी। इनवॉइस के ऊपर आपने पेमेंट टर्म्स क्लियर लिखी हो, कोई पीएल है वो लिखी हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लिखा हो, ऐसी सारी चीजें लिखी हो और उसके ऊपर आपने प्रॉपर सिग्नेचर करे हो। किसी मारी है, किसी मार हमारी क्या आदत होती है, शाम को इनवॉइस सुनते हैं ऐसे थूक लगाते हैं, मैंने उठाता है बस, और गुप्ती से आप जिसने साइन करे हैं उसकी डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ पता चले, और कोशिश करो उस इनवॉइस के ऊपर बायर के सिग्नेचर ले लो तो वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन लेसर स्ट्रिक्ट या लेसर स्ट्रॉन्गर एग्रीमेंट की केस में आ जाएगा, एविडेंस के केस में आ जाएगा। उसके बाद परचेज ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मैंने परचेज ऑर्डर इशू करा कि साहब ये वाली गुड्स इस डेट पे ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया,
तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एग्रीमेंट बन जाता है। बट आपको वो वाला परचेज ऑर्डर नंबर, डेट, डिलीवरी चालान और इनवॉइस दोनों में डालना है। अगर वो आपने परचेज ऑर्डर, डिलीवरी चालान जहां इनवॉइस में नहीं डाला तो आपका वो रिटन एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। और सबसे स्ट्रांग है आपने प्रॉपर एग्रीमेंट कर लिया। प्रॉपर एग्रीमेंट तो आपको पता ही कैसे होता है, स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने एग्रीमेंट करा और आप उसको इनवॉइस में लिख दीजिए कि इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट सो एंड सो डेटेड सो एंड सो द गुड्स आर हियर बीइंग सप्लाइड। क्लियर? लेकिन सुप्रीम कोर्ट आल्सो रिकॉग्नाइज द ओरल एग्रीमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ओरल एग्रीमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करती है। It has been decided by the Honorable Supreme Court, or as per the Constitution of India, Article 141, any case decided by the Supreme Court will become the law of land. Law of land बन जाएगा और will be applicable to all persons residing in the country India. ठीक है सर? ओरल एग्रीमेंट भी एक एग्रीमेंट है। आपने कहा था कि डिलीवरी का डेट मुझे चालान पे माला है 1 तारीख को, बिल उन्हें 10 तारीख को रेज किया, तो 1 तारीख ड्यू डेट 1 तारीख से कैलकुलेट हो जाएगी। 1 तारीख से होगी, लेकिन बिल तो रेज होता नहीं। हमारी इनकी जो बुक्स में होती है वो तो बिल के रेज से होती है। सर फिर हम कैसे उसको इनकम करेंगे? टैक्स को फिर हम उसको कैसे देखेंगे? आप उस पर देखिए, मुझे मोटा मोटा टैली की समझ है तो मोटा मोटा आप भी 90% लोग टैली यूज करते होंगे। ठीक है, टैली में ना एक ऑप्शन आता है जब क्रेडिटर का अकाउंट खोलते हैं कि ड्यू डेट लिखनी है नहीं लिखनी है। तो आप यहाँ पे यस करिए, हाँ ड्यू डेट लिखनी है। और जब आप इनवॉइस एंटर करेंगे 10 तारीख को, उसमें ड्यू डेट डालिए 15। और जब आप उसको उसके वाइज निकालेंगे ड्यू डेट वाइज, तो वो 15 ही निकालेगा, आपकी इनवॉइस से ड्यू डेट नहीं निकालेगा। होता है टैली में एक ऐसा ऑप्शन। नहीं, लेकिन सर वो जो बिल की एंट्री, परचेज की एंट्री जो होती है वो तो बिल से होती है। सर उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो डिलीवरी का तो कोई वो होता ही नहीं, वो तो खाली प्रभु डिलीवरी का कुछ चालान लगा होगा, कोई ऐसा थोड़ी है इनवॉइस आया और नहीं, enter कर उसमें दिया। उसमें जो आपका पॉइंट है ना, उसमें क्या होता है, टैली में एक ऑप्शन होता है गुड रिसीट नोट। अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल जब डिलीवरी आ जाती है ना, तो मैं टैली में गुड रिसीट नोट डाल देता हूँ कि मेरे इतने पैसे का माल आ गया। लेकिन वो जब मैं परचेज की एंट्री डालता हूँ तो वो परचेज से लिंक होता है। आज की डेट में ऐसा होता नहीं है। गुड रिसीट नोट बिल पे ही आते हैं डालते हैं। सारा 99% माल बिल पे आ रहा है जीएसटी की वजह से। वो तो कानून 2006 का या 1961 का बना हुआ है, तब कुछ और था, अब बातें कुछ और हैं सर। ठीक है, उसको आप इतनी सीरियसली मत लो। लिखने के लिए बाकी वो गुड रिसीट नोट आजकल सब अगर हम डालते लिखने की बात हैं, करते हैं उससे आपको तो ट्रैक हो it will जाता है be कि वो कब आता डेट है। ऑफ डिलीवरी ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस और सर्विसेज, बस। और अगर मैंने ऑब्जेक्शन रेज करना है तो 15 दिन में करना है, और जिस दिन मेरा ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएगा उस दिन से वो डेट ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। ठीक है ना, इतना सीरियसली मत लो यार। नहीं, कोई बात नहीं। सर मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी में कुछ भी परचेज करने जा रही हूँ, कि बेसिक स्टैंडर्ड टर्म्स है 90 डेज और मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं उन्हें अगर बता देती हूँ कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, उनका पहला क्वेरी आएगा कि आपको मुझे 45 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं तो आपसे मटेरियल नहीं ले सकता। फिर मैं बोलती हूँ कि आपके स्टैंडर्ड टर्म्स क्या है, वो बोलते हैं 90 डेज है। अगर मैं एग्री हो जाती हूँ बीइंग एमएसएमई कंपनी और हम एग्री हो जाते हैं 90 डेज पे, तो भी गवर्नमेंट का रूल बीच में आएगा। बेटा यहाँ पे लगेगा लॉ ऑफ स्टॉपर। आप कोई भी कानून अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकते। कानून में अगर 45 दिन लिखा हुआ है तो लॉ ऑफ स्टॉपर क्या कहता है? मेरे और आपके एग्री करने से थोड़ी चलेगा। गवर्नमेंट ने तो बेनिफिट के लिए बनाया है। नहीं बेटा, मैं हम दोनों ने एग्री कर लिया, लेकिन क्या हम दोनों ने एग्री जो करा वो एज पर लॉ था या विदाउट लॉ था? इफ इट इज एज पर लॉ, ओके। हम अरे भाई हम नहीं, दोनों, फिर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन उसको मत बोलो कि मैं एमएसएमई रजिस्टर्ड हूँ, आप बस। उसको बोले मत, मैं MSME आप उसको मत दिखाओ ना मैं एमएसएमई हूँ। MSME नंबर मेरे को डालो। फायदा लेना है तो एमएसएमई में कहीं ना नंबर कहीं तो जोड़ना डालो, पड़ेगा ना। MSME का। एक चीज और हो सकती है कि आपने 45 डेज में उसको पेमेंट करनी थी, आपने नहीं करी, आप 45 डेज के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। नहीं वो कुछ उनका क्वेश्चन कुछ और, वो इंटरेस्ट लग जाएगा। आप उस केस में क्या कर सकते हैं? देखिए, आप उसकी बुक्स में एमएसएमई बनी है बस,
अगर आपने उसको माल बेचना है, अपने इनवॉइस से एमएसएमई का नंबर हटा दीजिए और उसको बोल लिख के दे दीजिए कि साहब मैं एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कोई बात नहीं। आप उसे एमएसएमई क्यों बताते हैं? दूसरा पॉइंट इनका भी सही है। आपने जैसे आप एमएसएमई है, आपने 45 डेज की एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट है, बट आपने 90 दिन का कर लिया, लेकिन 90 दिन में पेमेंट जो हो गई वो इस साल फाइनेंशियल ईयर में हो गई या अगले साल हो गई, खर्चा तो अगले को मिल ही जाएगा। आपका नुकसान नहीं है, उसका नुकसान नहीं है। आपका नुकसान क्या है, आप मांगोगे उससे इंटरेस्ट 3 गुना बैंक रेट के, तो उसका नुकसान ये आएगा कि भाई मैं तेरे को पेमेंट अगर नहीं देता तो उसका इंटरेस्ट का ही तो नुकसान है, बाकी कोई नुकसान थोड़ी है, कभी तो पेमेंट करेगा, खर्चा तो मिलना ही उसे। ठीक है, नहीं नहीं, इंटरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। इंटरेस्ट अगर आप उसके ऊपर केस करते हो तब मैंडेटरी होता है, ऐसा नहीं है कि उसको देना ही देना है। तो आप उसको केस ही मत करो, आप अगले को बोलो भाई मैंने इंटरेस्ट नहीं लेना तुमसे। आप उसको इसको इस चीज से समझिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कभी भी आपकी पेमेंट से डील नहीं करता है। वो कहीं भी आपको नहीं बताता कि साहब आपने पेमेंट करनी है नहीं करनी, वो तो आपको कहता है कि आपने इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। तो लॉ क्या कहता है, एमएसएमई क्या कहता है कि आपको इफ नॉट पेड इन ड्यू डेट ऑन ड्यू स्पेसिफाइड टाइम, तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3 times ऑफ द interest bank rate notified by Reserve Bank of India, compounded monthly has to be calculated. वो compounded annually monthly कर लेगा, ठीक है, वो उसको पे करना है। लेकिन अगर आप उसको 3 साल नहीं क्लेम करते तो लॉ ऑफ लिमिटेशन लग के वो आप पेमेंट भी आपकी बाहर चली हो जाएगा। लेकिन उसको फर्क तब पड़ेगा अगर आपने 1 जनवरी के बाद परचेज करा। आपने कहा 1 जनवरी को माल दे दिया, आपने सॉरी परचेज कर लिया, आप उसको माल देने गए थे, आपने उसको 1 जनवरी को मटेरियल दे दिया, आपके हिसाब से उसके हिसाब से उसको डिडक्शन कब मिलेगी, अगर वो 31 मार्च तक पेमेंट कर दे तो उसको उसी साल में मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि आपकी ड्यू डेट 1 अप्रैल निकलेगी, लेट्स से 90 डेज के हिसाब से 1 अप्रैल निकल रही है और उसने आपको 2 अप्रैल को पेमेंट करी, तो उसको अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डिडक्शन नहीं मिलेगी, अब उसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डिडक्शन। तो उसका लॉस कहीं नहीं हो रहा ना, खर्चा तो अगले को मिलना ही है अगर वो पेमेंट कर रहा है। अगर उसका मनी है कि भाई पेमेंट ही नहीं करनी तो ऑब्वियसली लॉस हो गई उसको। तो ये एक जो बैरियर चल रहा है ना इस टाइम पे कि एमएसएमई से डील करना बंद कर दो, दिक्कत होने वाली है, तो दिक्कत कुछ नहीं है, पेमेंट खर्चा तो मिलना ही है ना अगले को, आज नहीं तो कल मिलेगा, कोई छोड़ तो रहा नहीं। और ब्याज आपका देना कंपल्शन नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू आस्क देम। आप कोर्ट में ले जाओ और बोलो कि भाई मेरे को तो ब्याज दे। ये लिखित में यदि पहले से ही हो जाए कि इंटरेस्ट नहीं देना है, जैसे इन्होंने 90 दिन का टर्म्स लॉ ऑफ स्टॉक, यू कैन नॉट मेक एनी एग्रीमेंट अगेंस्ट द लॉ। ये भी नहीं जैसे हो अभी सकता। हमने बताया था कि उसको कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन फिर जैसे आप उनका लोगों का टर्म्स समझ म्यूचुअल गए। एग्रीमेंट है कि हाँ, आप सर आप डिमांड लिख के करते किसी हैं, भी वर्किंग आप लिख करके किसी भी लॉ को डिफीट नहीं कर सकते, लिख के डिफीट नहीं कर सकते। बाकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आरबीआई का जो रेट है उसका 3 गुना होता है, तो 6.75 अभी चल रहा है, तो उसका 3 गुना करेंगे तो 20.25% है, जिसके आप हकदार बन सकते हो या आपकी लायबिलिटी बन सकती है। और ऑल मटेरियल सप्लाइड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 पुराना मत दिमाग में ले आना। एंड सर्विसेज। हाँ अच्छा, आपने ये पॉइंट मिस कर दिया होगा, ये चला है जो सेक्शन है वो 23-24 के लिए है, जो 23-24 में खर्चा लिया है आपने। मान लीजिए 31 मार्च 24 की हम बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स देखते हैं, उसमें 3 टाइप के क्रेडिटर होंगे। पहला क्रेडिटर जिसका खर्चा 23-24 में बुक हुआ, पेमेंट नहीं हुई। दूसरा क्रेडिटर जिसका खर्चा 23-24 से पहले बुक हुआ था और उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो जो 23-24 से पहले खर्चा बुक हुआ था उसके बारे में नहीं लागू होगा, क्योंकि उसका खर्चा आप क्लेम ही नहीं कर रहे हो। आप जिसका खर्चा क्लेम कर रहे हो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो 23-24 में जो खर्चा क्लेम कर रहे हो बस उसकी बात कर रहे हैं। कोई क्रेडिटर आपका पुराना खड़ा हुआ है जिसका खर्चा पहले ले चुके हो, बट क्रेडिटर खड़ा हुआ पेमेंट नहीं करी है, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी एक मेजर पॉइंट है। सिंपल फार्मूला, ओनली दैट अमाउंट्स कैन बी डिसअलाउड व्हिच यू हैव क्लेम्ड एज अ डिडक्शन। लेकिन जो सर ने बोला है, रोहित सर ने, that will not be applicable on the creditors outstanding as on 31 March 2023 in respect of capital goods. आपने मार्च 23 में फर्नीचर खरीदा 2 लाख रुपए का किसी भी माइक्रो इंडस्ट्री से और उसकी पेमेंट 31 मार्च 2024 तक नहीं करी है, तो जितना डेप्रिसिएशन आपने उसके ऊपर क्लेम करा दैट विल बी एडेड बैक टू योर इनकम, बिकॉज आपने उस क्रेडिटर्स को 23-24 में भी नहीं पे करा और उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, यू हैव क्लेम्ड सम एक्सपेंस।
और कभी भी दिमाग में मत ये लाना कि सर डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करते हैं। डेप्रिसिएशन क्लेम करें या ना करें, लॉ ये कहता है इट विल बी टेकन एज दैट यू हैव क्लेम्ड द डेप्रिसिएशन। पहले चलता था, सन 2003-4 के करीब अमेंडमेंट आ गई थी कि जी पहले तक क्या होता था, डेप्रिसिएशन क्लेम करना ऑप्शनल था, लेकिन शायद 2003-4 में अमेंडमेंट आ गई थी कि आप क्लेम करें या ना करें, इट विल बी टेकन एज डू यू हैव क्लेम्ड। तो मान लीजिए आपने क्लेम निकाला, मेरी तो रिटर्न डाउन वैल्यू बढ़ी हुई है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? अरे भाई असेसिंग ऑफिसर आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू रिड्यूस कर देगा टू द एक्सटेंट द डेप्रिसिएशन यू हैव नॉट क्लेम्ड। नेक्स्ट। बाकी मीडियम, स्मॉल और माइक्रो 3 टाइप के एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें सिर्फ माइक्रो और स्मॉल पे लग रहा है। दूसरी चीज ट्रेडर पे नहीं लगता, सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, बस ट्रेडर इसके दायरे से बाहर है। माइक्रो और स्मॉल कौन होते हैं? माइक्रो वो होते हैं जिनकी 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट पे, या उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। ये दोनों कंडीशन एंड पे चल रही हैं, दोनों चीजें मीट होंगी तो वो माइक्रो है। स्मॉल आता है जब प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट पे 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और उसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है। तो हमारी से एक चीज लागू होगा तो नहीं होगा? दोनों अगर फॉल कर रहे हैं आप, दोनों चीजें होनी चाहिए तो आप उस कैटेगरी में, एक चीज भी बाहर गई तो आप तो अपनी वैसे ही कैटेगरी आपने थोड़ी में। कैलकुलेट करनी, वो सामने वाला ला के देखना चाहिए। नहीं, ये अपने भी तो है, अपने लिए भी अपने लिए कैलकुलेट करनी अपना तो देखेंगे ही। और प्लांट एंड मशीनरी विल नॉट इंक्लूड, सर आपकी नॉलेज के लिए, प्लांट एंड मशीनरी विल नॉट इंक्लूड, अगर आप अपनी कैलकुलेट करनी है, एनी अमाउंट एनी कॉस्ट व्हिच यू हैव एक भी क्रॉस क्या फॉर पोल्यूशन इक्विपमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, अभी तो 3 ही है, उसमें चौथा लिख दिया, एनी अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय द सेपरेट नोटिफिकेशन। तो प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेट करते हुए पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स बाहर निकाल दीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इक्विपमेंट्स बाहर निकाल दीजिए, और इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स बाहर निकाल दीजिए, ये इंक्लूड नहीं होंगे प्लांट एंड मशीनरी। और जो सेल है, जो टर्नओवर की बात हो रही है, टर्नओवर एज पर द फ्रॉम सेक्शन 28 to 43C की टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपने बिजनेस एंड प्रोफेशनल में 4 करोड़ 90 लाख कमा लिए और आपकी लेट से 1 करोड़ की और इनकम है, तो आपकी इनकम 4 करोड़ 90 लाख ही मानी जाएगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। बिजनेस की इनकम बेसिकली, बिजनेस इनकम टर्नओवर अंडर द हेड 28 to 43C। तो आपको आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनसे पहले तो जो लिस्ट है आपकी, मान लीजिए 100 क्रेडिटर्स हैं, तो आपको ये पता करना पड़ेगा वो माइक्रो में, स्मॉल में या मीडियम में है, प्लस के वो किस टाइप ऑफ बिजनेस में, जो आपको पता ही होगा, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, प्लस उसमें से पुराने कितने हैं और नए कितने हैं। तो उसके बाद एक कंक्लूजन पे हम आएंगे कि भाई ये जो डिसअलाउड है, प्लस उस पे जो ब्याज बनेगा वो हम कंटीजेंट लायबिलिटी में आपकी बैलेंस शीट में बुक करेंगे। और मान लीजिए 100 में से 60 ने आपको दे दिया, 40 ने आपको कुछ भी नहीं बताया, तो उसका एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे हम आपसे कि भाई मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कुछ नहीं बताया। क्योंकि अगर सब कुछ वो, मतलब ऑब्वियसली 100% तो कोई बताएगा नहीं सारे आपके क्रेडिटर्स के भाई वो क्या फॉल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो आपके जितने निकल जाएं और जितने नहीं निकलेंगे उस पर आपको अश्योरिटी देनी पड़ेगी कि हमने इनसे ड्यू डिलीजेंस सारी कर ली है, इनके बिल चेक कर लिए हैं, कुछ भी कहीं पे भी नहीं मिल रहा क्या है ये क्या नहीं है, तो हम उसको इस माइक्रो से हटा देंगे, माइक्रो या स्मॉल में से। वैसे हमने सेफ्टी के लिए सबको बोल दिया था, जो इनवॉइस रेज करते हो ना आप लोग, तो उस पर नंबर डाल दो, जिससे चक्कर ना रहे कई बार कि आप लोग ये बोलो कि भाई ये है कि नहीं, ये उसमें एमएसएमई में आते हैं कि नहीं आते। एटलीस्ट ये तो क्लियर हो जाएगा, आप बिल पे मेंशन कर दोगे ना एमएसएमई नंबर, ये तो क्लियर होगा कंपनी एटलीस्ट आप कवर करते हो एमएसएमई। ये हमने सजेस्ट किया है, मैं आप लोगों को नॉलेज में है कि नहीं, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ बता देता हूँ। तो इससे कम से कम ये तो कलेश कटेगा कि हमें बताया नहीं है, बताया नहीं है। और मुद्दा ये रह जाएगा वो माइक्रो में आता है, स्मॉल में। और इसमें दूसरा मुद्दा ये रह जाएगा कि उसका करंट क्या स्टेटस है, स्टेटस है। करंट स्टेटस भी चेंज हो क्योंकि सकता है। अगर मान लो 3 साल पहले कोई बंदा माइक्रो में या स्मॉल में, वो आज हो सकता है मीडियम पे पहुंच जाए, आज हो सकता है स्मॉल से भी नीचे चला जाए।
तो कुछ भी हो सकता है, वो आपको करंट स्टेटस के बेसिस पे ही करना पड़ेगा, पुराने उसमें स्टेटस रिन्यूअल का प्रोसीजर नहीं है क्या ऐसा जो Renewal renewal- होती है, हर साल होती है हर renewal साल। हर साल जैसा renewal मार्च देनी पड़ती है, 23 के MSME रिन्यूअल के होंगे, अंदर, मार्च 23 के बैलेंस और शीट उसके के बेसिस अकॉर्डिंगली पे आपका सर्टिफिकेट रिव्यू होता है। ठीक है, तो उसमें तो पता लग जाता है। सर्टिफिकेट 24 में चेंज हो गया है हाँ का, हाँ, तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। मतलब जैसे ही आप नेक्स्ट में जाते हो हाँ। तो उसको आपके लिए रिवाइज हर करना साल है। change होगी। तो आपको और करंट turnover can change, investment can change। करंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सबका करंट का